नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हम डिस्कस कर रहे थे आपका यूपीएससी का ईपीएफओ का मॉडल पेपर 8। तो क्वेश्चन जो डिस्कस करेंगे आज वो होंगे आपके 81 टू 100। तो पहला क्वेश्चन लिखा, तो कॉस्ट ऑफ द मशीन इज 70,000, इट हैज़ अ 10 ईयर लाइफ एट द एंड ऑफ द विच इट इज़ एक्सपेक्टेड टू रिलीज लिखा हुआ है ₹5,000। द डेप्रिसिएशन फॉर द फर्स्ट 4 ईयर्स ऑन द स्ट्रेट लाइन बेसिस ऑन। तो ये आराम से निकाल सकते हैं। इसका जो फॉर्मूला बनता है डेप्रिसिएशन को बनता है कॉस्ट ऑफ द असेट्स माइनस सालवेज अपॉन द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट्स। तो कॉस्ट ऑफ एसेट जो दे रखा है वो 70,000 दे रखा है, और सालवेज जो दे रखा है वो 5,000 दे रखा है, और यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट दे रखा है वो 10 दे रखा है। तो 7,000 माइनस 5,000 कितना हो जाएगा आपका 65,000 आ जाएगा। और 65,000 अपॉन 10 कितना आ जाएगा आपका 6,500। ये आ जाएगा आपका क्या डेप्रिसिएशन। और 4 साल के लिए करेंगे तो 4 साल से इंटू कर देंगे 6500 जो आपका है ये 1 साल का है, 4 साल का 26,000। ये आंसर बन जाएगा। तो लिखा हुआ है स्ट्रेट line basis is the method of the calculating the depreciation and the amortizations, also known as the straight line depreciation. It is the simplest way to work out the loss of the value of an assets over time. A straight line basis is calculated by dividing the differences between the asset cost and its expected salvage value by the number of the years it is expected to be used. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट इज। ये सेपरेट स्टेटमेंट होती है आपकी, ये मैंने पहले भी कराया था ये क्वेश्चन। तो लिखा हुआ है अ बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट इज सेपरेट स्टेटमेंट कंसिस्टिंग समरी ऑफ द बैंकिंग एंड द बिजनेस एक्टिविटी, दोनों आती है इसमें, दैट रिकन्साइल एन एंटिटी बैंक अकाउंट विद इट्स फाइनेंशियल रिकॉर्ड। द स्टेटमेंट आउटलाइंस द डिपॉजिट्स विदड्रॉल्स and the other activity affecting a bank account for a specific period. आगे लिखा significance of the bank reconciliation statement। तो it is useful to the mechanism for the internal control of an entity cash inflows and the outflows that facilitate the identification of the frauds and the errors if any occurred while entering the transactions in the cash book or the passbook। हो सकता है it help to ascertain the any unnecessary delays in the check clearance। it help to know the exact position of the bank account। it also prevent the cash embezzlement, and there are instances when the cashiers only pass entities in the books but don't deposit the money in the bank। thus with the help of the BRS जो आपका होता है बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, इट इज़ ऑलवेज इजी टू कीप अ चेक ऑन द सच एक्ट। तो ये आपका किसके टाइम पे काम कर लेता है आपका, जब क्या होता है अकाउंट क्लियरेंस की बात आती है, चेक क्लियरेंस की बात आती है, तभी आपका बहुत अच्छे से काम कर लेती है ये प्रोसेस। नेक्स्ट लिखो फॉर रिसेंट ईयर कॉर्पोरेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिपोर्टेड द फॉलोइंग। नेट प्रॉफिट दे रखा है 1,00,000 रुपीज़, डेप्रिशिएशन 10,000, इंक्रीज इन डिबेटर और डिक्रीज इन क्रेडिटर्स। तो ये दोनों तो आपके घट के आएंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा 45,000, तो आपका घट के आएगा। नेट प्रॉफिट है, डेप्रिशिएशन रेट उसके साथ जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 1,10,000, और इसमें से ये हटा देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 45, 55, 65,000। तो बेस्ड ऑन द अबव इन्फो व्हाट अमाउंट विल द कॉर्पोरेट रिपोर्ट्स इज नेट कैश प्रोवाइडेड बाय द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑन द कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो नेट कैश जो आपका बनेगा वो बनेगा 65,000 का। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो लिखा हुआ है एज पर द AS3 अंडर द इनडायरेक्ट मेथड नेट कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इज डिटरमाइंड बाय द एडजस्टिंग नेट प्रॉफिट ऑफ द लॉस फॉर द इफेक्ट ऑफ। तो पहला द नॉन कैश आइटम सच एज डेप्रिशिएशन, गुडविल, रिटर्न ऑफ प्रोविजन, डिफर्ड taxes etc are to be added back। all other items for which the cash effect are investing or the financing cash flows, the treatment of such items depends upon their nature। all investing and the financing incomes are to be deducted from the amount of the net profit, while all such expenses are to be added back। for example, finance cost, which is financing cost या cash outflow, is to be added back, while other incomes such as the interest received, which is investing cash inflow, is to be deducted from the amount of the net profit। ठीक है, change in the current assets and the liabilities during the period, an increase in the current assets and the decrease in the current liabilities are to be deducted, while an increase in the current liabilities and decrease in the current assets are to be added up। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विद रेफरेंस टू 1931 कराची सेशन। तो किसने हेड ऑन किया था, इससे प्रिसाइड किया था आपका किसने, तो ये थे आपके वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार पटेल ने किया था। इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर जो बात की जाती है, एक तो इकोनॉमिक नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी की बात की जाती है, और एक बात की जाती है कि यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज की भी बात की जाती है यहाँ पे। तो लिखा हुआ है क्लास सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस कंसिडर द फॉलोइंग। तो लिखा हुआ है कांग्रेस अडॉप्टेड द रेजोल्यूशन ऑफ द नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी, बिल्कुल सही है। इलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ द यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज वाज इनविजन, बिल्कुल सही है। कांग्रेस रिजेक्टेड गांधी इरविन पैक्ट एट दिस सेशन।
नहीं, गांधी इरविन टॉक तो आपकी 1932 में होती है, तो ये गलत हो जाता है। ऑफ द रिसेंट एग्जीक्यूशन ऑफ द भगत सिंह एंड हिज कॉमरेड्स, तो ये आपका गलत है। तो आंसर जो बनेगा वो बनेगा फर्स्ट एंड सेकंड इज द राइट आंसर ओनली। तो लिखा मेजर पॉइंट ऑफ द डिपार्चर वाज आल्सो द रेजोल्यूशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना कि फंडामेंटल राइट से भी रिलेटेड इसमें रेजोल्यूशन लेके आया जाता है। कराची सेशन इंपॉर्टेंट है और इकोनॉमी पॉलिसी से रिलेटेड है, पास बाय द कराची सेशन ऑफ द कांग्रेस ऑन द अर्जिंग ऑफ द जवाहरलाल नेहरू। अगर द रेजोल्यूशन ग्रांटेड द बेसिक सिविल राइट्स ऑफ द पीपल, इक्वालिटी बिफोर लॉ। अच्छा, इक्वालिटी बिफोर लॉ कहाँ से ले रखा है हमने? तो ब्रिटेन से ले रखा है, ये आपने याद रखना है। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ कहाँ से? तो यूएसए से ले रखा है। इरिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट, क्रीड ऑफ द सेक्स, इलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज या सफरेज भी बोल सकते हैं। भारत में जो अभी यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज या यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, उसका आप आर्टिकल जानते हैं। आर्टिकल नंबर कौन सा आपका? 326 है, जिसके तहत जो आपकी मिनिमम एज है वोट देने की वो कितनी? 18 है। पहले 21 हुआ करती थी, पर ये आपका 61st अमेंडमेंट था, एक्ट था 1988-89 का, उसके द्वारा ये बदल के कितना कर दिया गया था? 18 साल पे ला दिया गया था। आगे लिखा हुआ है द कराची कांग्रेस सेशन 1931 प्रिसाइडेड ओवर बाय द सरदार वल्लभ भाई पटेल। It was a special session on the International Congress held in the Karachi from the March 26 to 31 in the 1931 to endorse the Gandhi-Irwin Pact. The Karachi Congress session 1931 presided over the Sardar Vallabh Bhai Patel. It was, तो ये पढ़ दिया मैंने। महात्मा गांधी was nominated to represent the Indian National Congress in the second round table conference 1932 की, तो ये आपने याद रखना। और लिखा हुआ है just 6 days before the Karachi session of the Congress 1931 the British had executed भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। आगे लिखा हुआ है कि when the Mahatma Gandhi was on his way to attend the Karachi session of the Congress 1930, he was greeted with the black flags demonstrated as a protest over the fact that the why Gandhi did not refuse to sign the pact over the issue of the competition of Bhagat Singh, Sukhdev and Rajguru. The protest was led by the Punjab Naujawan Bharat Sabha at the Indian National Congress Karachi session in 1931. Congress passed a resolution disassociating itself and disapproving the policy of the political violence in any form. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मार्क्सिस्ट थ्योरी एज्यूम दैट द कॉन्फ्लिक्ट आर इनएविटेबल थिंग्स, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड। अब ये बोल रहा है कि मार्क्सिस्ट थ्योरी क्या बोलती है आपकी, जो बोला हुआ है कि आपका जो मार्क्सिस्ट थ्योरी एज्यूम दैट द कॉन्फ्लिक्ट जो होती हैं आर इनएविटेबल, उन्हें कोई रोक नहीं सकता, कॉन्फ्लिक्ट होनी है। तो किस कारण से बोला जाता है? तो कैपिटलिस्ट सीक टू रिड्यूस द कॉस्ट, बिल्कुल सही। जो आपके पूंजीवादी होते हैं वो क्या करते हैं? वो कोशिश करते हैं कि कॉस्ट को रिड्यूस किया जाए, बिल्कुल सही है। वर्कर्स सीक्स द फेयर प्राइस ऑफ द लेबर, बिल्कुल सही है। वर्कर्स चाहते हैं कि उन्हें एक अच्छे अमाउंट मिले, मजदूरी मिले, तो दोनों आपके सही है। तो लिखा हुआ है कि assumption about the workplace conflict, the conflict is inevitable as the capitalist seeks to reduce the cost, workers seeks fairer price for the laborers. This conflict will only cease by the revolutionary change in the distribution of the property and the wealth. आगे लिखा assumption about the trade union, तो लिखा trade union should rise the revolutionary consciousness of the workers. Trade union should not limit an action to improving the material lot of the workers. आगे लिखा union leaders who accommodate management betray the workers. और assumption about the collective bargaining, तो ये लिखा collective bargaining merely offers the temporary accommodation, it leaves the important managerial power intact. मार्क्सिस्ट थ्योरी मैंने पढ़ा रखी, कार्ल मार्क्स ने थे, जर्मन फिलोसफर थे आपके। वो क्लास स्ट्रगल और बेसिक एजेंसी की बात करते हैं, रेडिकल पर्सपेक्टिव के बारे में वो बात करते हैं। और बात अगर मार्क्सिस्ट थ्योरी की बात करें तो वो लेबर थ्योरी के बारे में बात करते हैं। बात करते हैं वो किसके? आपका लिबरल पॉलिसीज़ की बात करते हैं, कम्युनिज्म की बात करते हैं, तो ये आपने याद रखना है। चलिए आगे चलते, मैंने पढ़ा रखा है इसके बारे में। नेक्स्ट चलता है अकॉर्डिंग टू कोड ऑफ द वेगस एक्ट 2019 द कमिटी अपॉइंटेड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू फिक्स मिनिमम रेट्स ऑफ द वेगस फॉर द फर्स्ट टाइम or to revise them shall consist of the an equal number of the person representing the employees and the employers, बिल्कुल सही है। इंडिपेंडेंट पर्सन नॉट एक्सीडिंग 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर, आई थिंक दोनों सही है। एक 1/3 से ज़्यादा आपके क्या नहीं होनी चाहिए? इंडिपेंडेंट मेंबर्स नहीं होने चाहिए, पर्सन नहीं होने चाहिए उसमें। आंसर बन जाएगा बोथ। तो लिखा अकॉर्डिंग टू द कोड ऑफ द वेगस एक्ट 2019 द कमिटी अपॉइंटेड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू फिक्स द मिनिमम रेट ऑफ द वेगस फॉर द फर्स्ट टाइम और टू रिवाइज them shall consist of the an equal number of the person representing the employees or an employers। ये बता देता, इंडिपेंडेंट पर्सन तो मैंने बताया था कि आपका 1/3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट shall consult the concerned the advisory board before the revising the minimum rates of the wages and it shall be revised and the review them it at an interval of not exceeding the 5 years। अब देख लीजिए 5 साल से ज़्यादा का आपका क्या नहीं होना चाहिए? इंटरवल गैप नहीं होना चाहिए। द एडवाइजरी बोर्ड नाउ हैज़ द स्कोप टू एडवाइज ऑल द मैटर्स ऑफ द कोर्ट।
इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द कोड देख लेते हैं. इट रिड्यूस द मल्टीप्लिकेशन और द डेफिनेशन विच विल improve the compliances. Section 2K of the Code of the Vegas Act 2019 defines and employs as the any person employed to do any skilled, semi-skilled or unskilled manual operation, supervisory, managerial, administrations, technical or the clerical work for the hire and the reward. The term of the employment may be expressed or the implied. Any person declared as an employee by the appropriate government does not include the member of the armed forces or the union. ये आपके इसमें इंक्लूडेड नहीं होते. अप्रेंटिस अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961 ये इंक्लूडेड नहीं होते. Section 2Y आता of the act defines the wages as the means all the remuneration whether by the way of the salaries, allowances and otherwise expressed in terms of the money or the capable of the being so expressed, which would if the terms of the employed expressed or the implied were fulfilled by the payable of the person payable to the person employed in respect of his employment or of work done in such employment are in and include the basic pay आता है, DNS allowances आते हैं और retaining allowances आ जाता है आपका T8 आपका RA और DA भी इसमें included होता है. But does not include कौन से include any bonus payable under the any law for the time being in force, the value of the any house accommodation or of the supply of the light, water, medical attendance or the other amenities, any contribution paid by the employer to any person, any pension or the provident fund and the interest which may be have accrued thereon, any convenience allowances or the value of the traveling concessions, house rent allowances, any overtime allowances, any commission payable to the employees or any gratuity payable of the termination of the employment. The central government now has the authority to fix the national floor wages considering the minimum living standard of the workers. The floor wages will be different from the different geographical regions. The state government cannot fix the minimum wages below the floor wages. ये याद रखना, उससे कम नहीं हो सकता है. The number of the working hour may be fixed by the center or the state government. The deduction can be made from the wages of an employed, but it shall not exceed the 50%. याद रखिए कि जो आपका डिडक्शन होगा उससे 50% ज़्यादा कम नहीं किया जा सकता. The total amount of the final fine shall not exceed an amount equal to 3% of the wages. Section 43 of the Act says that if the contractor failed to pay the workers, it is the duty of the principal employer to pay the dues, including bonus. The limitation of the claim the dues from the employer is now set to 3 years instead of the 6 months to 2 years in the early legislatures. It provides the appropriate government to direct and the employee to pay the wages by the check or by the crediting the wages in his bank account. A code fixes the accounting year as the year of the commencing of the 1st of April. In the earlier act, wages ceiling was provided at the 24,000 per month for the applicability of the act, but it is now done away with it, hence covering all the employees. Inspector now will have the role of the facilitations in addition to inspections. Provision are made for the wave-based inspection system. The code specify penalty for the contraventions or the violation with the imprisonment of or the fine or the both. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विद द रेफरेंस ऑफ द इंडिया सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स दो है PSLV और GSLV. तो लिखा PSLV लॉन्च द सैटेलाइट यूजफुल टू अर्थ रिसोर्सेज मॉनिटरिंग. या तो PSLV अगर पृथ्वी है ना तो इसके इस तरीके से घूमती है चारों तरफ, मतलब पोल टू पोल आपका क्या होता है PSLV जाता है जिसे पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बोलते हैं, और आपका GSLV जो होता है वो आपका इस तरीके से घूमता है. ठीक है ना. तो लिखा हुआ है ये तो बिल्कुल सही, यूजफुल द अर्थ रिसोर्सेज मॉनिटरिंग, वेयर इज द GSLV आर डिजाइन मेनली टू लॉन्च द कम्युनिकेशन सैटेलाइट. ठीक है. Satellite launched by the PSLV appear to remain the permanently fixed at the same position in the sky. नहीं सेम पोजीशन में नहीं होता. एंड व्यू फ्रॉम द पर्टिकुलर लोकेशन ऑन द, और एक पर्टिकुलर लोकेशन से नहीं देख सकते क्योंकि एक्चुअल में स्कैनर टाइप का है. पृथ्वी इस तरीके से घूमती है और ये ऊपर से नीचे घूमता है, तो एक हिसाब से स्कैन करता है. एक पर्टिकुलर फिक्स जगह नहीं होती किसमें PSLV में. जबकि GSLV की बोल सकते हैं, जैसे GSLV को इस तरीके से सेट किया जा सकता है कि जैसे मान लीजिए भारत है यहाँ पर मान लीजिए भारत है और ये सामने ऐसे घूम रहा है, ये भारत के बिल्कुल सामने. तो जैसे जैसे ही पृथ्वी घूमेगी भारत आगे जाएगा तो ये भी क्या जाएगा इस तरीके से आगे की तरफ मूव ऑन कर सकता है. तो पर्टिकुलर लोकेशन में आपका GSLV सेट हो सकता है, ना कि PSLV. नेक्स्ट चलता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो पॉइंट लिखा GSLV Mark 3, ये आपका हैवी ड्यूटी मैं बोल सकता हूँ आपका रॉकेट इंजन है. ये आपका 3 स्टेज है, 4 स्टेज नहीं बल्कि 3 स्टेज है. लॉन्च व्हीकल तो यहीं पर गलत हो जाता है. ठीक है, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है. तो आंसर जो बनेगा वो बनेगा आपका ओनली फर्स्ट इज द राइट आंसर. तो लिखा पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के बारे में लिखा PSLV इज द 3rd जनरेशन लॉन्च व्हीकल ऑफ इंडिया. इट हैज़ बीन कॉल्ड द वर्क हॉर्स ऑफ द ISRO ड्यू टू इट्स कंसिस्टेंट डिलीवरी ऑफ द वेरियस सैटेलाइट टू लो अर्थ ऑर्बिट. इट इज़ अ 4 स्टेज. अच्छा, PSLV होता है आपका कैसा 4 स्टेज याद रखना, और जो GSLV होता है 3 स्टेज होता है. लिखा इट इज़ अ 4 स्टेज लॉन्च व्हीकल ऑफ द ISRO विद द 2nd and the 4th
स्टेज यूजिंग द लिक्विड रॉकेट इंजन, इसमें लिक्विड लगता है आपका सेकंड एंड फोर्थ में, एंड द फर्स्ट एंड थर्ड में आपका जो लगता है सॉलिड रॉकेट मोटर लग जाती है। PSLV इज डिजाइन टू डिलीवर द अर्थ ऑब्जर्वेशन द रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट विद लिफ्ट ऑफ द मास ऑफ अप टू द 150 kg टू द सन सिंक्रोनस सर्कुलर पोलर ऑर्बिट टू 600 to 900 एल्टीट्यूड, लगभग 600 से 900 पोलर ऑर्बिट तक ये पहुंचा सकता है। जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की अगर बात करें तो लिखा हुआ इज डेवलप्ड डिजाइंड एंड ऑपरेटेड बाय द इसरो मेनली टू डिलीवर द कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। JSLV Mark 3 is the three-stage heavy lift launch vehicle developed by the ISRO. The vehicle has two solid step one and a core liquid booster and the cryogenic upper stage. क्योंकि ये दूर तक भेजना होता है इसलिए इसमें जो लगता है आपका क्रायोजेनिक इंजन आप कह सकता है। और मैं एक चीज़ बता दूं, भारत ने अभी यानी कि हाल फिलहाल में क्रायोजेनिक इंजन के डेवलप किए 2008 से, आई थिंक मुझे 2008 में। पर ये भारत को टेक्नोलॉजी रशिया देने वाला था, पर वहाँ पे अड़ंगा अड़ा दिया था किसने, USA ने। तो भारत को ये टेक्नोलॉजी खुद में बिल्ड करने में काफ़ी टाइम लग गया। अभी थोड़ा सा दिक्कत देता है क्रायोजेनिक इंजन, तो ये आपने याद रखना। क्रायोजेनिक होता है कि जो क्या रखता है, इंजन को ठंडा रखता है। JSLV Mark 3 is designed to carry 4 ton class of the satellite into the geosynchronous transfer orbit और अबाउट द 10 टन्स लो अर्थ ऑर्बिट। ठीक है, तो बोल रहा है कि 4 टन तक आप कहाँ पे ले जा सकते हैं, कहाँ पे जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में ले जा सकते हैं, और लो अर्थ ऑर्बिट में लगभग 10 टन के आसपास। लो अर्थ ऑर्बिट जो होता है लगभग आपका 2000 किलोमीटर से नीचे होता है, ये आपने याद रखना। जो हाई अर्थ ऑर्बिट होता है वो लगभग आपका 36,000 के आसपास तक हो सकता है। जो आपका मिडिल अर्थ ऑर्बिट होता है वो 20,000 के आसपास तक हो सकता है। Due to their geosynchronous nature, the satellite is these orbits appear to remain the permanently fixed in the same position in the sky as viewed from the, मैंने बताया था कि पर्टिकुलर पोजीशन में आप इसको कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं GSLV को, ना कि PSLV को। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। द लेटेंसी ऑफ द 4G नेटवर्क इज स्मॉलर देन कंपेयर टू द 5G। नहीं, गलत है, 5G की लेटेंसी कम है बल्कि, ठीक है ना, तो ये गलत हो जाता है। द कंजम्पशन ऑफ द बैटरीज बाय द 5G नेटवर्क इज मार्जिनली हायर देन 4G। नहीं, जो 5G नेटवर्क होगा वो कम कंजप्शन करेगा किसकी, बैटरी पावर का। तो दोनों आपके गलत हो जाते हैं, स्टेटमेंट दोनों के दोनों गलत है, नाइदर फर्स्ट नॉट टू। तो लिखा लेटेंसी इन द नेटवर्क इज अ मेजर ऑफ द डिले, कि कितना डिले कर सकता है। इट मेजर ऑफ द टाइम इट टेक्स फॉर द सम डाटा टू गेट टू इट्स डेस्टिनेशन अक्रॉस द नेटवर्क। नेटवर्क लेटेंसी इज कॉज्ड बाय द वैरायटी ऑफ द फैक्टर दैट इंक्लूड द स्पीड ऑफ द नेटवर्क एज वेल एज द अवेलेबल बैंडविड्थ एंड द साइज ऑफ द ट्रांसमिटेड डाटा। द लेटेंसी ऑफ द 5G नेटवर्क इज स्मॉलर देन कंपेयर टू द 4G। तो जितनी कम होगी तो आपका बैंडविड्थ भी कम होगी, ट्रांसमिटेड डाटा आपका जल्दी से जाएगा, नेटवर्क जो अवेलेबिलिटी होगी वो भी अच्छी होगी। The low latency of the 5G ultra wideband network can enable the huge technological innovation. For instance, the near real-time availability of the connecting the people to data should lead to the improve the 3D imaginary hologram. और हाँ, 3D इमेज और hologram वगैरह बनाने में ये आपका काम कर लेगा, virtual reality and the augmented reality. The consumption of the battery of the 5G network is lesser than 4G. By using the fast, low latency 5G network, more data could be processed in the network instead of the device, which will lead to less energy used for and longer battery lives. Data bandwidth of the 5G is above the 1 Gbps, तो bandwidth इसकी ज़्यादा है, चौड़ी है, 1 Gbps है, जबकि 4G की जो थी वो 2 Mbps to 1 Gbps के बीच में होती थी। With 5G, the number of the device that can be connected to the network increasing greatly. It will go to the millions scales per square kilometer. 5G also allows the implement the virtual network, create the subnets in the order to provide the connectivity more adjusted to the specific need. However, the 5G supported devices are needed to make use of the 5G network. भारत में कई जगह इसका क्या ट्रायल फेज अभी चल रहा है 5G का। नेक्स्ट चलते हैं, और ऐसे 5G यूज़ करने वाला जो पहले कंट्री थे, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है साउथ कोरिया था, आई थिंक सो। अच्छा, नेक्स्ट लिखा परचेज ऑफ द मार्केटेबल सिक्योरिटी बिल। तो परचेज ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटी बिल, तो इसमें आपका क्या होता है कि नो इफेक्ट इन द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपको देखने को मिलता है। तो लिखा हुआ है यहाँ पे कि व्हेन द मार्केटेबल सिक्योरिटी आर परचेस्ड कैश डिक्रीज एंड द मार्केटेबल सिक्योरिटी इंक्रीज। याद रखना कि जब मार्केटेबल सिक्योरिटी को खरीदा जाता है तो कैश आपकी जो होती है वो कम हो जाती है और सिक्योरिटीज आपकी बढ़ जाती हैं। सिंपल सी बात है। सिंस बोथ द कैश एंड द मार्केटेबल सिक्योरिटी कम अंडर द कैश एंड द कैश इक्विवेलेंट, देयर इज नो इफेक्ट इन द कैश एंड द कैश इक्विवेलेंट। Cash flow in the statement show the inflow in the outflow and the outflow of the cash and the cash equivalent from the various activity on the enterprise during a particular period. As per the AS3, cash comprises cash in the hand and the demand deposit with the bank, and cash equivalent means the short-term, highly liquid investment that are readily convertible into the known as the amount of the cash and which are subject to insignificant risk of the changes in value. An investment normally qualifies as a cash equivalent only when it has a short maturity of the same.
3 months of the or the less from the date of the acquisitions. The similarly short term marketable security which can be readily converted into the cash are treated as a cash equivalent and the liquidable immediately without the considerable change in the value. Next question is depreciation added back to the profit when arriving at the cash flow फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ बिकॉज डेप्रिशिएशन मैंने बताया था डेप्रिशिएशन क्या होता है मशीनों में क्या होता है कि मशीन जैसे कोई मशीन है आप फ़ोन ले लीजिए तो क्या होगा कि अगले साल उसका रेट क्या होने लग जाता है आपका गिरने लग जाता है तो इसी चीज़ को क्या बोलते हैं साल दर साल जब क्या होती है मशीन पुरानी होती चली जाती है तो उसका रेट आपका क्या होने लग जाता है कम होने लग जाता है तो इसी को डेप्रिशिएशन बोलते हैं। तो याद रखना कि जो डेप्रिशिएशन होता है आपका वो कभी भी आपका कैश एक्सपेंस नहीं होता मतलब वो एक कैसा होता है नॉन कैश एक्सपेंस आपको देखने मिलता है। डेप्रिशिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस होता है ये आपने याद रखना है। लिखा हुआ द मॉनिटरी वैल्यू ऑफ द एन एसेट डिक्रीजेज ओवर टाइम ड्यू टू यूज वेयर एंड द टीयर और द ऑब्सोलेंस द डिक्रीज इन द मेजर्ड एज द डेप्रिशिएशन मैंने बताया डेप्रिशिएशन नॉन कैश एक्सपेंस दिस इज नॉट द रिकॉर्डेड इन द कैश फ्लो। याद रखना है किसमें आपका रिकॉर्डेड नहीं होता कैश फ्लो में नहीं होता। Operating activities are the activities that constitute the primary or the main activities of the enterprise. The example of the manufacturing company ठीक है manufacturing expenses sales of the goods ठीक है। Next the who among the following advocate the trusteeship theory of the trade union ये और कोई नहीं थे महात्मा गांधी थे। लिखा हुआ है महात्मा गांधी advocated the trusteeship theory of the trade union. He supported the labor movement throughout his life. महात्मा गांधी philosophy of the trusteeship क्या था those who sought to attain the good through social services even if they control the vast possession should not regard any of it as their own. They should rather hold their possessions in the trust for the benefit of those who are less privileged. Gandhiji, like a socialist, believed in the ideas of the ideal of the equitable distribution, but unlike a socialist recognize that man, the woman differ in the capacity and the ability and have the varying needs. By the trusteeship, Gandhiji meant that the wealthy should not just claim their possession to be their entirely, as that they cannot accumulate their wealth without the labor and the cooperation workers and the poorer section of the society. कोई भी अगर अमीर व्यक्ति है तो अपना क्या नहीं चला सकता बिजनेस नहीं चला सकता बिना किसी लेबर के। Next, Gandhiji suggested that the doctrine as an answer of the economic inequality of the ownership and income, a kind of the non-violent way of the resolving all social and economic conflict which grew out the inequality. इसलिए गांधी जी किसके फेवर में तो मैंने बताया था पंचायती राज के फेवर में थे डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर के फेवर में थे। बाय ट्रस्टीशिप गांधी जी डजंट मीन द कंपल्सन टू द सरेंडर टू द वेल्थ एज अ फोर्सिबल डिपोजिशंस ऑफ द वेल्थी वुड डिनाई द सोसाइटी द टैलेंट ऑफ द पीपल हु कुड create the national wealth. His method was to pursue the wealth to act as the trustees, following which the satyagraha could be adopted. Narayan Meghaji Lokhande कौन थे? Is considered the father of the trade union movement in India. He advocated the labor reforms in the ameliorating and the condition of the mill workers. तो इनका नाम याद रखना नारायण लोखंडे जी का। नारायण मल्हार जोशी हैं तो लिखा हुआ है या एन.एम. जोशी जी ने बोला था was an Indian trade union leader and the one of the founder of the All India Trade Union Congress AITUC. आई थिंक AITUC 1920 में बनाई गई थी। ये बनाई थी लाला लाजपत राय ने लाला लाजपत राय ठीक है ना। और ये जो है आपका सीधे कनेक्टेड हो जाती है किससे आपका कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से एक पेरेंट विंग है इसकी। और ही वॉज अ जनरल सेक्रेटरी ऑफ द AITUC इन द 1925 to 29 ठीक है। मानवेंद्र नाथ एम एन रॉय आप जानते हैं इन्होंने क्या किया था कि आपका 1920 के आसपास इन्होंने क्या किया था ताशकंद में ठीक है ना ताशकंद जो उज्बेकिस्तान की कैपिटल है वहाँ पर क्या की थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की नींव रख दी थी। तो लिखा हुआ नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य इनका अच्छा मानवेंद्र नाथ रॉय थे उनका जो रियल नाम था वो नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य था। वॉज एन इंडियन रेवोल्यूशनरी पॉलिटिकल थ्योरिस्ट एंड द फिलोसफर। ही फाउंडेड द मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी एंड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI। और भारत में कानपुर में आपकी बिल्ड हुई थी ठीक है ना कानपुर में आपकी बिल्ड हुई थी 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। अच्छा which of the following category of the classification of the labor laws have the specific aim of the providing the improvement of the living condition of the workers। तो ये होता है आपका वॉलफेयर रिलेटेड क्लासिफिकेशन। क्या होता है वॉलफेयर कल्याणकारी जो आपकी नीतियाँ होती हैं उससे संबंधित होता है। तो लिखा हुआ है कि लॉज एंड द लेजिस्लेशन कमिंग अंडर दिस कैटेगरी एम एट द प्रोमोटिंग द जनरल वॉलफेयर ऑफ द वर्कर्स एंड इंप्रूविंग देयर लिविंग कंडीशन। The all labor laws more or less focus on the promoting and the welfare of the workers and improving their living condition. The law coming under the category have the specific aim of providing for the improvement in the living condition of the workers. On the basis of the objective which various labor laws sought to achieve, they can be classified into the following types. तो एक रेगुलेटिव होता है, प्रोटेक्टिव, सोशल सिक्योरिटी, वेगस रिलेटेड एंड द वेलफेयर रिलेटेड, इस तरीके का आपको देखने को मिलते हैं।
अच्छा इन्हें पढ़ लेते हैं। तो लिखा वॉलफेयर रिलेटेड लेबर लॉज, तो क्या लिखा, लॉज एंड द लेजिस्लेशन कम अंडर द दिस कैटेगरी एम एट द एम्स aim at the promoting the general welfare of the workers and the improving their living conditions. Though all labor laws more or less focus on the promoting the welfare of the workers and improving the living condition, the law coming under this category have the specific aim of the providing the for the improvement in the living condition of the workers. Some of the law coming under this classification are कौन कौन से माइंस एक्ट आया था 1952 का, लिख लीजिए, लाइमस्टोन डोलोमाइट माइंस लेबर Welfare Fund Act 1972, the Mica Mines Welfare Fund Act 1946, and the Sign yes Cine Workers Welfare Fund 1981 and BD Workers Welfare Fund Act. This legislation are focused on the welfare of the workers, ठीक है, some state ठीक है. नेक्स्ट आता है द अमाउंट ऑफ द बेस वेगस पेड टू द वर्कर पर यूनिट टाइम ऑफ और द यूनिट ऑफ द आउटपुट इज कॉल्ड द, तो ये होता है आपका कौन सा, ये होता है वेगस रेट. तो लिखा हुआ लेबर फोर्स रेफर टू द नंबर ऑफ द वर्कर्स विलिंग टू एबल द अदर देयर लेबर एट अ वेगस रेट. हियर वेगस रेट इज द अमाउंट ऑफ द बेस वेगस पेड टू द वर्कर पर यूनिट टाइम और द यूनिट ऑफ द आउटपुट. मिनिमम वेगस क्या होता है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ द रेम्यूनरेशन दैट एन एम्प्लॉयर इज रिक्वायर्ड टू पे वेगस अर्नर फॉर द वर्कर्स परफॉर्म्ड during a given period, which cannot be reduced by the collective agreement or the individual contract. Living wages, it is the wages needed to provide the minimum income necessary to pay for the basic need based on the cost of the living in the specific community. In addition to bear the necessity, it includes the education, health, and the insurance. Fair wages are this wages is the mean between the living wages and the minimum wages. Starvation wages are this refer to the wages that are sufficient to provide the ordinary necessity of the life. Next, which of the following is are the core technique that enable the birth of the modern biotechnology. दोनों आते हैं, जेनेटिकल इंजीनियरिंग भी आती है, स्टाइल एम्बियंस द केमिकल इंजीनियरिंग, दोनों जगह यूज हो जाता है आपका, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड. तो लिखा हुआ है कि among many the two core technique that enable the birth of the modern biotechnology are, तो जेनेटिकल इंजीनियरिंग है, techniques to alter the chemistry of the genetic material DNA and the RNA to introduce these into the host organism that change the phenotype of the host organism. The technique of the genetic engineering include the creation of the recombinant DNA, use of the gene cloning and the gene transfer, maintenance of the sterile microbial contamination free ambience in the chemical engineering process to enable the growth of the only the desired microbe eukaryotic cells. दो तरह की सेल्स होती हैं, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक. यूकैरियोटिक होती है आपकी जिसमें आपका न्यूक्लियस का तो प्रेजेंट होता है, सेल इन लार्ज quantities for the manufacture of the biotechnological product like the antibiotic, vaccine and the enzymes etc. Next आता है with reference to use of the nanotechnology health sector, which of the following statement is correct. nanotechnology तो हर जगह यूज होती है. targeted drug delivery they made possible with nanotechnology, बिल्कुल सही है. फिर लिखा हुआ nanotechnology however cannot contribute to the gene therapy. अरे कर सकता है, cannot की जरूरत नहीं है, contribute to the gene therapy and require the method specific to biotechnology. बिल्कुल दोनों जगह इसका यूज़ किया जा सकता है. तो आंसर बन जाएगा ओनली फर्स्ट इज द राइट आंसर, ठीक है ना. तो लिखा हुआ है नैनो सिस्टम, ठीक है. ड्रग थेरेपी मैंने बता दी, जीन थेरेपी दोनों में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है. नेक्स्ट आता है हु विल बी द रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन और रिकॉर्ड द डिटेल्स ऑफ द इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स अंडर द कोड ऑफ द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड द वर्किंग कंडीशन. अभी आपका इंट्रोड्यूस हुआ था 2020. तो इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों की बनती है, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट की दोनों की बनती है. तो बोथ द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट इज द राइट आंसर. लिखा हुआ है डाटाबेस फॉर द इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स. तो लिखा तो कोड रिक्वायर्स, ये अभी देखने को मिला था जब आपका ये कोविड जो आपका बोल सकते हैं हिट किया था पिछले साल, तो यहाँ पर दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी. तो लिखा हुआ तो कोड रिक्वायर्स दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट मेंटेन द और द रिकॉर्ड द डिटेल ऑफ द इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स इन द पोर्टल. द वर्कर कैन रजिस्टर हिमसेल्फ ऑन द पोर्टल विद द सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ द आधार. ये मैंने पढ़ा दिया था. फैक्ट्री द कोड डिफाइंस फैक्ट्री एज एन प्रीमाइज्ड वेयर द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज कैरिड आउट and it employ more than the 20 workers for the premises where the manufacturing process is carried out using the power. दूसरा आता है 40 workers for premises where it is carried out without the using power. तो याद रखना using power में 20 workers हैं, without using power में 40 workers हैं. Previously under the Factories Act 1948 it was the 10 to 20 workers respectively. पहले इसमें कितने थे, 10 थे और इसमें कितने थे, 20 थे. अब जो एक्ट आ गया आपका 2020 का, तो उसके तहत क्या है 20 और 40 आपने याद रखना है, with power or without power. The code includes all the establishments where the hazardous activity carried out regardless the number of the workers. ठीक है. अगले the code will be applicable to establish the contractor including the offices of the central and the state government employing the 50 or the more workers on any day in the last year.
The code prohibits the contract labor in the core activities that are to be determined by the appropriate government. It also defines the non-core activities. Condition of the employment, it fixes the maximum limit of the 8 hours per day. बिल्कुल सही 8 घंटे का काम होना चाहिए. Women will be entitled to employed in all the establishment of all the type of the work. In case of the women to be employed in the hazardous work, government may directly the employer to provide the safety measures prior to their employees. Interstate migrant तो ठीक है, कितना लिखा? The act defines an interstate migrant workers as a person who moves on his own to the another state and the obtains employment. There is the earning in the maximum कितना होना चाहिए? 18,000 पर मंथ है, और सच हायर अमाउंट विच द सेंट्रल गवर्नमेंट में नोटिफाई. बेनिफिट क्या है? तो ऑप्शन to avail the benefits of the PDS either in the native state or the state of the employment. Availability of the benefit under the building or the other construction cess fund in the state of the employment. Insurance fund and the provident fund benefits available in the other workers in the state. ठीक है. Database for the interstate migrant workers ये पढ़ लेना. सोशल सिक्योरिटी फंड हो गया, तो ये किसको देना है? अनऑर्गेनाइज सेक्टर को देना है, ये आप याद कर सकते हैं. नेक्स्ट आता है पर्सन हु परफॉर्म वर्क और द पार्टिसिपेट इन अ वर्क अरेंजमेंट एंड अर्न फ्रॉम सच एक्टिविटीज आउटसाइड द ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर. ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर रिलेशनशिप से अगर अलग है तो होता है गिग वर्कर. जैसे आपका स्विगी हो गया, ठीक है ना, जोमेटो हो गया, आपका क्या हो गया, ओला हो गया, ठीक है ना. तो ये सारे जितने भी होते हैं, ओला हो गया, तो वो आप जानते हो जैसे ओला में तो आपका क्या होता है कि डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता. आप काम करेंगे तो उतना ही पे करेंगे, आप काम नहीं करना चाहेंगे तो कोई इसमें दिक्कत नहीं होती. तो ये होता है गिग वर्कर्स बोला जाता है इन्हें. क्या बोला जाता है? गिग वर्कर्स बोला जाता है. तो यहाँ पे वही लिखा, इट मीन्स द पर्सन हु परफॉर्म वर्क्स. ये तो मैंने बता दिया. प्लेटफॉर्म वर्कर्स आप जानते हैं, एक्सेस ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल थ्रू एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और प्रोवाइड सर्विसेज ऑफ द सॉल्व स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स. ये आप पढ़ सकते हैं सारी चीज़ें, कोर्स वगैरह. ठीक है. नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड ऑफ द अनऑर्गेनाइज वर्कर सेंटर एंड द स्टेट. द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द बोर्ड इज 10 मेंबर. बिल्कुल सही है, 10 मेंबर होने चाहिए. अच्छा, लिखा हुआ है 5 रिप्रेजेंटेटिव द एग्रेशन नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. 5 कहाँ से होते हैं आपके? ऑफ द गिग वर्कर्स एंड द प्लेटफॉर्म वर्कर्स नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. डायरेक्टर जनरल ऑफ द ESIC एंड द 5 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट क्या लिखा है? द कॉन्ट्रीब्यूशन रेट इज नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट बट नॉट एक्सीड द 5% ऑफ द चेंजेस. ठीक है. ग्रेजुटी इज पेएबल. ठीक है. टर्मिनेशन कितना है भाई? तो मिनिमम 5 ईयर्स का है. द कोड रिड्यूस द पीरियड ऑफ द 3 ईयर्स टू. अच्छा, 3 ईयर्स किसके लिए? जर्नलिस्ट के लिए. बाकी के लिए 5 साल है. और कुछ है यहाँ पे बताने के लिए. हाँ, यहाँ पे देख लीजिए. द कोड रिड्यूस द पेनल्टी ऑन द सर्टेन ऑफेंसेज. फॉर एग्जाम्पल मैक्सिमम imprisonment for the obstructing an inspector from the performing his duty is now the 6 month instead of the 1 year previously. Unlawful deduction from the employee wages will be amount to only fine the rupees 50,000. ठीक है. Next question is the 2015 amendment of the payment of the bonus act raised the money salary limit of the eligibility. तो ये 10,000 से कितनी कर दी गई थी? 21,000 कर दी गई थी. ये आपने याद रखना है. ठीक है ना. ये चीज़ें आप पढ़ लेना. ठीक है ना. ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ. ठीक है. यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई जैसे मिनिमम पेमेंट ऑफ द बोनस शुड नॉट लेस देन द 8.33%. मैक्सिमम बोनस कैन बी 20% ऑफ द फिगर्स. कैलकुलेशन ऑफ द बोनस पीरियड में होता है. ठीक है ना. और जो आपका बोल सकते हैं कि सैलरी एक्सीड ₹7,000 मिनिमम कितना होना चाहिए, ये आपने याद रखना है. और बोनस में आपका बेसिक सैलरी DA आपका आ जाएगा 12 मंथ का 8.33% के हिसाब से. तो ये आप याद कर सकते हैं. चलिए आगे चलते हैं. ठीक है. डिस्प्यूट वगैरह देख लेना, 1 साल के अंदर इसे निपटाना होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग इज द नेम ऑफ द फर्स्ट कमर्शियल स्पेस लॉन्च पावर्ड बाय द बायोफ्यूल. तो स्टारडस्ट ये है. अरे ये किसका? आपका ये ब्लू ऑरिजिन का है. आई थिंक ब्लू ऑरिजिन ही है कंपनी का नाम. ये आपकी जेफ बेजोस की है. जैसे आपके एलोन मस्क की है. ठीक है ना, स्पेस एक्स. वैसे जेफ बेजोस की कौन है आपकी? ब्लू ऑरिजिन. ये जेफ बेजोस कौन है? अमेजोन वाले, दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति. तो ये आपने याद रखना है. ठीक है. तो ये आपका किस पे चलता है? बायोफ्यूल से रिलेटेड है. ठीक है ना. ये याद रखना है आपने. किस पे? पावर्ड बाय द बायोफ्यूल. बायोफ्यूल की 4 कैटेगरीज होती हैं, ये आपने याद रखना है. ठीक है. कितना था भाई? तो लिखा ऑन January 31st स्टार्टेड 1.0 वाज लॉन्च्ड फ्रॉम द लॉरिंग कमर्स सेंटर इन द मैंने का आपका US में फॉर्मुलेटरी बेस है. और बायोफ्यूल से जो नॉन टॉक्सिक ऑफ द एनवायरमेंट. ठीक है. रॉकेट इज 20 फीट टॉल एंड मास ऑफ द रफली 250 kg. ठीक है. और ठीक है. ठीक है. ये किसका है? रॉकेट किसका है? तो ब्लू शिफ्ट का. ये आपने याद रखना है. अच्छा, लिखा बायोफ्यूल आर द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज. बिल्कुल जानते हैं. जेंट्रोपा आपका यूज़ होता है. ठीक है ना. जेंट्रोपा रतन ज्योति से बोलते हैं, उससे भी बायोफ्यूल बनता है आपका. ये आप याद कर सकते हैं. 4 तरीके प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी होते हैं.
और क्वाटरनरी, ये 4 तरीके के आपके बायोफ्यूल्स होते हैं। किसी और लेक्चर में बता दूंगा, ठीक है ना। अभी थोड़ा टाइम नहीं है, मैं फटाफट इस लेक्चर को खत्म करता हूँ। तो विद रेफरेंस टू नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, इट इज़ द कॉन्टैक्टलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी दैट यूज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो फील्ड, बिल्कुल सही है। NFC इज डिजाइन फॉर द यूज ऑफ द डिवाइस विच कैन बी एट द डिस्टेंस ऑफ द इवन अ मीटर फ्रॉम द ईच अदर, नहीं ये गलत है। अच्छा, NFC कैन यूज द इंक्रिप्शन व्हेन सेंडिंग द सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, ये सही है, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो लिखा नियर फील्ड कम्युनिकेशन इज अ कॉन्टैक्टलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो फ्रीक्वेंसी. It is used on the base frequency of the 13.56 megahertz. NFC technology is perfectly designed to exchange the data between the two devices through a simple touch gesture. NFC technology is designed for an operating distance of a few centimeters. Acha, this makes it more difficult for the attackers to record the communication as compared to other wireless technologies which have a working distance of the several meters. NFC can use the encryption when sending the sensitive information. आपका जानते हैं कि जैसे क्या होता है, इंक्रिप्शन जो होता है वो क्या करता है, आपके मैसेज को डिकोड नहीं होने देता, ठीक है ना। सिक्योरिटी फीचर्स आपके बने रहते हैं, जैसा आपका किस में होता है, एंड टू एंड इंक्रिप्शन बना रहता है किसमें, आपका व्हाट्सएप में है। तो उसका मतलब ये होता है कि यहाँ तक कि व्हाट्सएप भी आपके मैसेज क्या नहीं कर सकता, पढ़ नहीं सकता, तो बिल्कुल हाईली सिक्योरिटाइज होते हैं आपके मैसेज। तो ये था आपका वीडियो की PDF मैं कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे और कॉन्सेप्ट एकेडमी के व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल दोनों पे सेंड कर दूंगा। यूट्यूब में अगर वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, अगर नहीं किया अब तक। सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन को प्रेस करना है और नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है ताकि मेरे द्वारा बनाई जितनी वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती जाए। आप हमें फेसबुक पे भी क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं हमारे पेज को। हम इंस्टाग्राम पर भी वहाँ पे जाके आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।